हेलो फ्रेंड्स, ये सेकंड क्लास ऑफ केमिस्ट्री का फर्स्ट क्लास कल हुआ था। इसमें हम लोग फर्स्ट 6 पेजेस देखे थे। उसका रिकैप करेंगे जल्दी जल्दी और फिर आगे बढ़ेंगे। सो हम लोग स्टार्ट किए थे मैटर से। व्हाट इज मैटर? एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर। कोई भी वस्तु इस दुनिया का जिसका कोई स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा हो और उसका कोई मास हो, वो मैटर बोलते हैं उसको। और क्या पढ़े थे? एटम्स। एटम्स क्या है? बिल्डिंग ब्लॉक, द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक जिससे मैटर बनता है। द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर इज नोन एज एटम। ओके, एटम के 3 पार्टिकल्स हैं। इलेक्ट्रॉन, 3 पार्टिकल से बना है ये एटम्स। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज और न्यूट्रॉन पे नो चार्ज। ओके, फिर हम लोग पढ़े थे मॉलिक्यूल्स। क्या पढ़े थे? मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स क्या होता है? जब दो एटम आपस में कंबाइन करता है तो मॉलिक्यूल बनाता है। जैसे कि हाइड्रोजन, एक एटम प्लस हाइड्रोजन क्या बना दिया? H2। ये है मॉलिक्यूल। ओके, अब हम लोग आगे और क्या क्या पढ़े थे? प्योर सब्सटेंस, मिक्सचर, होमोजेनियस, हेटेरोजेनियस। याद है ना? भूल गए सब? तो मैटर 2 पार्ट में डिवाइड हुआ। इधर आया क्या? मिक्सचर। मिक्सचर। इधर आया क्या? प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस। ओके, मिक्सचर क्या है? मिक्सचर का मतलब ही है कि 2 कंपोनेंट होगा या 2 से ज्यादा कंपोनेंट होगा, वो आपस में मिक्स होगा, किसी भी रेशियो में मिक्स होगा, इसलिए वो मिक्सचर है। राइट? प्योर सब्सटेंस एक तरह का पार्टिकल होगा। ओके, प्योर सब्सटेंस एक तरह का पार्टिकल होगा, वो प्योर सब्सटेंस बनाएगा। मिक्सचर 2 तरह के थे। कौन कौन से? नंबर 1 होमोजीनियस, होमोजीनियस, और नंबर 2 हेट्रोजीनियस। ओके, हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस में क्या पढ़े थे? जो कंपोनेंट्स है वो कंप्लीटली मिक्स करेंगे और यूनिफॉर्म होंगे। ठीक है, यूनिफॉर्म कंपोजिशन होगा, वो है होमोजीनियस। फॉर एग्जांपल शुगर सॉल्यूशन। जब हम लोग शरबत बनाते हैं तो जब अच्छे से शुगर घुल जाता है सॉल्वेंट में, यहाँ भी उतना ही मीठा होगा, यहाँ भी उतना ही मीठा होगा, यहाँ भी उतना ही मीठा होगा। इसका मतलब क्या है? यूनिफॉर्म कंपोजिशन, हर जगह कंप्लीटली मिक्स कर रहा है, वो है होमोजीनियस। लेकिन हेट्रोजीनियस में ऐसा नहीं होता है। जैसे कि सॉल्ट प्लस शुगर सॉल्यूशन, अगर 4 चम्मच सॉल्ट और 5 या 8 चम्मच शुगर मिला दें और उसको मिक्स करें तो क्या ऐसा कभी होगा कि हर जगह हर एक शुगर हर एक सॉल्ट के साथ बॉन्ड बना रहा है? नहीं होगा। दैट इज हेट्रोजीनियस। ओके, प्योर सब्सटेंस में हम लोग क्या क्या पढ़े थे? एलिमेंट और कंपाउंड। एलिमेंट एंड कंपाउंड। ओके, एलिमेंट का मतलब क्या है? जो एक तरह के पार्टिकल से बना है, जैसे कि गोल्ड, एल्यूमिनियम, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, ये सब क्या है? एलिमेंट है। उसमें जैसे मान लो कि ये गोल्ड का, सपोज ये गोल्ड का बॉटल है, तो हम यहाँ से भी काटेंगे तो गोल्ड ही निकलेगा, यहाँ से भी काटेंगे तो गोल्ड ही निकलेगा, या एल्यूमिनियम निकल जाएगा? नहीं निकलेगा ना। ये प्योर सब्सटेंस है इसका मतलब। ओके, दैट इज एलिमेंट मेड अप ऑफ वन टाइप ऑफ पार्टिकल। और सेकेंड है कंपाउंड। मतलब कंपाउंड, 2 एलिमेंट के अलग अलग एटम्स जो साथ में मिले हैं। देखो, कंपाउंड और मॉलिक्यूल्स में डिफरेंस होता है। यहाँ पे क्वेश्चन हो सकता है कि दोनों जब एक ही है, जब दोनों के अलग अलग एटम मिल रहे हैं तो फिर क्यों नाम अलग अलग लिखा गया? ये कंपाउंड है और ये मॉलिक्यूल है। राइट? मॉलिक्यूल्स में सेम टाइप्स ऑफ एटम जरूरी नहीं है। H2O क्या है? वाटर क्या है? H2O मॉलिक्यूल भी है, कंपाउंड भी है। ओके, सभी के सभी कंपाउंड मॉलिक्यूल होंगे, लेकिन सभी के सभी मॉलिक्यूल जरूरी नहीं है कि कंपाउंड होंगे। ओके, मॉलिक्यूल एक बड़ा टर्म है जो किसी भी एटम, 2 या 2 से ज्यादा एटम को मिलकर बनाएगा तो वो मॉलिक्यूल बन जाएगा। लेकिन कंपाउंड में जरूरी है कि 2 अलग अलग एलिमेंट के एटम्स होने चाहिए। दैट इज हाउ द कंपाउंड इज फॉर्म। ओके, तो कंपाउंड में हमेशा क्या, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि कंपोजिशन हमेशा फिक्स होता है। जैसे कि शुगर C6H12O6, बेंजीन C6H6। ठीक है, वाटर H2O, ये हमेशा H2O 1:8 के रेशियो में ही रहेगा। इसका क्या है? मास 1 + 1 2, और इसका 16 1:8। कहीं से भी पानी लोगे ये 1:8 के रेशियो में ही रहेगा। इसका कंपोजिशन फिक्स है। कंपोजिशन का मतलब क्या हुआ? अरेंजमेंट, रेशियो। राइट? तो क्या कल का क्लास पूरा क्लियर है? मैटर क्या है,
मॉलिक्यूल क्या है, एटम क्या है, मिक्सचर क्या है, प्योर सब्सटेंस क्या है, होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस, एलिमेंट, कंपाउंड। क्लियर है ये सब? आगे बढ़े। और 3 तरह का मेडिसिन भी था, सिस्प्लेटिन, टैक्सोल और एजेटी, जो कैंसर पेशेंट को और एड्स पेशेंट को देने के भी काम आता था। ओके, ये हो गया कल का पूरा रिकैप। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, आज हम लोग पढ़ेंगे मेजरमेंट सिस्टम, क्लास नंबर पेज नंबर 7 से। कल यहाँ तक हो गया था फिजिकल प्रॉपर्टी के ऊपर तक। अब पढ़ेंगे मेजरमेंट ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी। देखो क्या हुआ कि हर दुनिया में जो अलग अलग कंट्री थे वो अपना अलग अलग मेजरमेंट करते थे। कोई मिलीमीटर में मेजर कर रहा है, कोई सेंटीमीटर में मेजर कर रहा है, कोई डेसीमीटर में मेजर कर रहा है। ओके, कोई किलोमीटर में, कोई हेक्टोमीटर में। बहुत प्रॉब्लम होने लगा, अलग अलग साइंटिस्ट अपना अलग अलग बुक लिख रहे हैं। फिर साइंटिस्ट ने माना कि नहीं, एक इंटरनेशनल सिस्टम तो होना ही चाहिए मेजर करने के लिए। तो उसके पहले जो इंग्लिश सिस्टम है और फ्रेंच सिस्टम है वो काफी फेमस था। ठीक है, तो क्या हुआ कि 1960 में एक कन्वेंशन हुआ। ओके, यहाँ देखो 1960 में एक मीटिंग हुआ, साइंटिस्ट लोग सब मिलके बैठा और बोला कि एक स्टैंडर्ड यूनिट, एक इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट को अडॉप्ट करना चाहिए। वही लिखा हुआ है इंग्लिश में। ओके, कहाँ पे वो मीटिंग हुआ? द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय द 11th जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ ऑन वेट्स एंड मेजर्स। The CGPM is an intergovernmental treaty organization created by a diplomatic treaty known as Meter Convention, which was signed in Paris in 1875. 1875 में वो ऑर्गेनाइजेशन बना था, लेकिन 1960 में इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट को अडॉप्ट किया गया। ओके, तो क्या माना गया उस समय जब ऐसा यूनिट अडॉप्ट किया गया कि हम लोग मिनिमम मान लेते हैं कि इतना इंटरनेशनल, इतना बेस यूनिट है, और उसके बाद जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज है उसको इससे डिराइव करेंगे। ओके, जैसे देखो ये जो 7 पार्ट है, लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसको मान लिया गया कि इतना बेस क्वांटिटी है। उसके बाद अगर कुछ और आता है जैसे डेंसिटी, डेंसिटी क्या होता है बताओ? डेंसिटी क्या होता है? मास बाई वॉल्यूम, मास बाई वॉल्यूम। तो मास क्या है? यही ना है मास। हाँ, और वॉल्यूम क्या है? लेंथ का क्यूब, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, मतलब एल क्यूब, डिस्टेंस एल का क्यूब, यही ना लेंथ है। तो आखिर डेंसिटी आया कहाँ से? यहीं से तो आया। तो बेस यूनिट क्या है? यही। जैसे कि मैथ्स में बेस नंबर्स क्या है? 0 to 9। अगर हमको 240 लिखना है तो क्या होगा? वही 0 to 9 से 2 लिए, 4 लिए, 0 लिए, राइट। तो ये बेस फिजिकल क्वांटिटी 1960 में इसको लाया गया। ओके, ये हो गया तुम्हारा बेस फिजिकल क्वांटिटी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना। लेंथ को एल से डिनोट करते हैं, मास को एम से, टाइम को टी से। इसका यूनिट याद कर लेना, लेंथ को मीटर में, मास को किलोग्राम में, टाइम को सेकंड में, इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर केल्विन। हालांकि हम लोग बोल देते हैं कि बोल चाल की भाषा में कितना डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ गया, मतलब डिग्री सेल्सियस को ज्यादा बोलते हैं, लेकिन ऐसा यूनिट में केल्विन को मानते हैं। ओके, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का ऐसा यूनिट मोल है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का कैंडेला। आगे पढ़ते हैं। उसी को यहाँ पे लिखा हुआ है, सबको डिफाइन किया है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। कि देखो मोस्ट बेसिक थिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज जल्दी से जल्दी चैप्टर खत्म करके क्वेश्चन बनाना। अगर कहानी सुनते रहोगे तो फिर क्वेश्चन नहीं बनने वाला है। ठीक है, बोर्ड में मार्क्स आ जाएंगे, लेकिन जो एक क्वेश्चन का 4 ऑप्शन होता है वो जो निकालने का जो जो स्किल है वो नहीं हो पाएगा। तो जितना जल्दी हो सकता है चैप्टर खत्म करना है, उसके बाद फिर उसके क्वेश्चंस बनाने हैं। ओके, वही चीज है। देखो यूनिट ऑफ लेंथ मीटर, यूनिट ऑफ मास किलोग्राम, उसी को लिख दिया है ऐसा। यूनिट ऑफ लेंथ इज डिफाइंड एज it is defined by taking the fixed numerical value of speed of light in vacuum to be इतना 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 expressed in unit meter per second, not important. Okay, बस इतना जान लो। लेंथ का ऐसा यूनिट है मीटर, मास का केजी, टाइम का सेकंड, इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर केल्विन। वो एक फेमस भी है लड़का ने इंस्टाग्राम पे कोई केल्विन करके, केल्विन, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल, ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये जो चार्ट है वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल सॉल्व करने में काम आएगा, इसलिए
एक बार इस चार्ट को पढ़ लेना, वैसे न्यूमेरिकल बनाते बनाते ये सब याद हो जाता है। नैनोमीटर क्या क्या होता है, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, वैसे हम लोग याद किए थे 10 मिलीमीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 डेसीमीटर, याद करवाया गया था। लेकिन हम तो बोलेंगे कि ठीक है, क्वेश्चन बनाते बनाते हो जाएगा, बस एक बार देख लेना ये चार्ट क्या है। ओके, चलो नेक्स्ट है मास एंड वेट। इसमें क्या डिफरेंस होता है, इसको फिर से हम ये बॉटल की हेल्प से समझाएंगे। मास का मतलब है क्वांटिटी, इसके अंदर जो चीज भरा हुआ है वो क्या है, मास। लेकिन वेट का मतलब है फोर्स, जिससे ग्रेविटी खींच रहा है नीचे। जैसे हम इसको अगर ऐसे रखें तो ये प्रेशर लगा रहा है मेरे हाथ पे, ये चाह रहा है कहाँ, नीचे जाना, ग्रेविटी खींच रहा है, इसको छोड़ेंगे तो क्या होगा, ग्रेविटी नीचे आ रहा है। ठीक है, तो वेट का मतलब है द फोर्स थ्रू विच ग्रेविटी इज अट्रैक्टिंग दिस बॉटल। ओके, लेकिन मास का मतलब ये नहीं है, मास का मतलब है इसमें क्या है, कितना है, इसके अंदर क्या क्या है। अगर मून पे जाओगे तो मास यही रहेगा, वेट बदल जाएगा। ठीक है, दैट इज मास। द क्वांटिटी इनसाइड दिस बॉटल इज मास, whereas the force through which gravity is exerting force is attracting this is weight. Okay, ये लिखा हुआ है देखो, the mass of a substance is the amount of matter present in it, while weight is the force. Weight is the force exerted by gravity on an object. The force exerted by gravity on an object, जो gravity खींच रहा है इसको, ये है weight. Okay, हम लोग इसमें भी गलती करते हैं, जाते हैं नपवाते हैं जिम में क्या, वेट कितना कीजी, लेकिन वो गलत है। ठीक है, वो हम लोग अडॉप्ट कर लिए, जैसे कि टेम्परेचर में इतना डिग्री सेल्सियस, हालांकि ऐसा यूनिट क्या है, केल्विन। तो ये सब जो पब्लिक मान लेता है वही मान लेता है। ओके, ऑलराइट, द मास ऑफ अ सब्सटेंस इज कांस्टेंट। क्यों कांस्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर जो मटेरियल है वो तो उतना ही रहेगा, चाहे इसको मून पे ले जाओ, सैटर्न पे ले जाओ या अर्थ पे ले जाओ। इससे ग्रेविटी भले ही जो वेट लगा रहा है फोर्स वो बदल सकता है, whereas its weight may vary from one place to another due to change in gravity. You should be careful in using these terms. The mass of a substance is to be determined accurately in a laboratory. कुछ नहीं, ऐसी है कहानी है बस, ये सब ये याद रखना। 1 kg में कितना ग्राम होता है, 1000 ग्राम। ठीक है, 1 kg में न्यूमेरिकल बनाने में ये काम आएगा, 1 kg में 1000 ग्राम। जैसा यूनिट ऑफ मास इज गिवन इन दिस टेबल, उसी टेबल में हम लोग पढ़े थे जो 7 बेस यूनिट था, लेंथ, मास, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, है ना, उसमें था ना मास का ऐसा यूनिट केजी, राइट। अब देखो वॉल्यूम, वॉल्यूम कुछ नहीं, देखो वॉल्यूम क्या है, जैसे मान लो ये अगर ये रूम है ऐसे, इसमें जितना जगह खाली है, जो गैसेस पार्टिकल जिसमें होते हैं वो क्या है, वॉल्यूम। इसका वॉल्यूम क्या है, जो ये जगह ऑक्यूपाई किया, जो ये खाली जगह को ऑक्यूपाई किया, वही वॉल्यूम है। लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। अब इतना इंग्लिश लिखा हुआ है यहाँ पे देखो, वॉल्यूम इज द अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय अ सब्सटेंस। ठीक है, इसीलिए हम कुछ लिखवा नहीं रहे, एनसीईआरटी में सब लिखा हुआ है, जितने भी डेफिनेशंस हैं, मैटर, मॉलिक्यूल, एटम्स, प्योर सब्सटेंस, एलिमेंट, कंपाउंड, वो सब लिखा हुआ है इसमें, सब दिखा देंगे, कहाँ कहाँ लिखा हुआ है, अंडरलाइन भी करा देंगे। लिखने की कोई जरूरत नहीं है, बस क्लास को ध्यान से देखो, समझो और फिर क्वेश्चंस बनाओ। ठीक है, वॉल्यूम इज द अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय सब्सटेंस, इट हैज यूनिट्स, यूनिट ऑफ लेंथ क्यूब। लेंथ क्यूब क्यों यूनिट, क्योंकि वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। ये तब होता है जब कोई सिलेंडर, जब कोई रूम हो, कोई स्क्वायर रूम हो या कोई क्यूबॉइड का रूम हो, ठीक है, तब लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। अगर मान लो कुछ ऐसा है, जैसे मान लो ये सिलेंड्रिकल, तो इसका वॉल्यूम नहीं होगा, इसका भी वॉल्यूम होगा। वॉल्यूम का मतलब बेसिक लैंग्वेज में है जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है, वो है वॉल्यूम उसका। ओके, देखो यहाँ पे ये क्यूबॉइड दिया हुआ है, तो लेंथ, ब्रेथ और इसका हाइट। ठीक है, ये ध्यान रखना कि 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है, 1 डेसीमीटर क्यूब में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है। ये न्यूमेरिकल बनाने में काम आएगा। ओके, नेक्स्ट, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो टेम्परेचर, सॉरी, इसके बाद है डेंसिटी। डेंसिटी का मतलब है मास में वॉल्यूम। घनत्व, कौन कितना डेंस है। जैसे सपोज एग्जांपल के लिए मान लो कि ये दो जगह है, यहाँ पे इस जगह पे 100 लोग हैं, ठीक है,
ऐसे ऐसे 100 लोग हैं और यहाँ पे बस 3 लोग हैं। तो एक बात बताओ कि उसी स्पेस में यहाँ ज्यादा लोग हैं और उसी स्पेस में यहाँ कम लोग हैं, तो डेंसिटी किसका ज्यादा होगा? इसका ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि डेंसिटी इज इक्वल टू व्हाट? मास बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम तो सेम है इसका, लेकिन मास बढ़ गया है यहाँ पे। वॉल्यूम सेम है, मास कम है। ओके, दैट इज डेंसिटी, मास बाय वॉल्यूम। Two properties, mass and volume, discussed above are related as follows: density is equal to mass by volume, SI यूनिट ऑफ मास, SI यूनिट ऑफ वॉल्यूम, केजी पर मीटर क्यूब। ये इंपॉर्टेंट है। देखो, जो SI यूनिट है वो बहुत जरूरी है, फॉर्मूला को समझना बहुत जरूरी है। नहीं कि याद करिए डेंसिटी क्या है, मास बाय वॉल्यूम। हम अगर तुमको बोले कि डेंसिटी ऑफ हनी इज मोर देन डेंसिटी ऑफ वाटर, तो समझ में आना चाहिए कि अरे उतना ही सा जगह में बहुत ज्यादा मास है उसका, ठीक है, हनी का, लेकिन वाटर का उतना मास नहीं है, वो इजिली फ्लो कर रहा है, लेकिन जिसका डेंस है वो उतना इजिली फ्लो नहीं करेगा, धीरे धीरे फ्लो करेगा। ये है डेंसिटी का मतलब। ओके, टेम्परेचर, देयर आर 3 कॉमन स्केल्स टू मेजर टेम्परेचर: सेल्सियस, डिग्री, फ़ारेनहाइट और केल्विन। केल्विन, ठीक है। ये देखो यहाँ पे समझो, इसको डिराइव करेंगे अभी हम लोग। ये जो है F is equal to 9 by 5 C plus 32, K is equal to C plus 273.5, कहाँ से आया? एनसीईआरटी ने तो लिख दिया ऐसे ही, लेकिन वही बच्चा याद करने लगेगा, मजा ही नहीं आएगा याद करने में। तो इसको हम लोग देखेंगे, डिराइव करेंगे कैसे आया ये। ओके, तीन तरीके से हम लोग टेम्परेचर को मेजर करते थे, एक केल्विन स्केल से, एक सेल्सियस स्केल से और एक फ़ारेनहाइट स्केल से। जो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट है वो इसको माना, इसको लेके चलेंगे, केल्विन को। लेकिन बोलचाल की भाषा में सेल्सियस और फ़ारेनहाइट इतना ज्यादा बोला जाता है कि आज भी लोग यही बोलते हैं कि 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चला गया, 44 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चला गया। ओके, तो हम लोग इसको डिराइव करते हैं कि ये F इज इक्वल टू 9 by 5 C plus 32, जो रिलेशनशिप है, मान लो दे दिया कि सेल्सियस दे दिया, बोला कि फ़ारेनहाइट में बताओ कितना होगा, तो यहाँ पे सेल्सियस रखेंगे, फ़ारेनहाइट निकाल लेंगे। अगर फ़ारेनहाइट दिया हुआ, बोला कि सेल्सियस में कितना है, तो यहाँ पे रखेंगे, इसको निकाल लेंगे। लेकिन ये आया कैसे, इसको भी तो जानना है, तो इसको समझते हैं कैसे आया। ओके, देखो, उसके पहले मुझे एक बात बताओ कि रेशियो क्या सेम होता है या डिफरेंट होता है? एग्जाम्पल के लिए ये मान लो एक स्केल है, ये भी एक स्केल है। ओके, स्केल है, ये यहाँ पे 0 सेंटीमीटर और यहाँ पे 100 सेंटीमीटर, ये यहाँ पे 0 मीटर और ये यहाँ पे है 1 मीटर। ओके, मान लो ये, अभी के लिए मान लो कि ये टेम्परेचर का मेजर करने का स्केल ही है, और इसमें हम लोग क्या डालें, मरकरी। मरकरी डालें, मरकरी। मरकरी का कैरेक्टरिस्टिक क्या है? गर्म होगा तो ऊपर जाएगा, ठंडा होगा तो नीचे आएगा। इन दोनों को एक ही कप में रखें, एक चाय के कप में रखें, मान लो, जो गर्मी उसका सेम है, क्योंकि यहाँ भी उतना ही गर्म है, यहाँ भी उतना ही गर्म है, एक चाय के कप में, तो दोनों का जो मरकरी है वो बराबर ऊपर जाएगा, राइट? तो मान लो कि इसका गया 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, तो हमको नहीं पता कितना मीटर ऊपर जाएगा, लेकिन डिस्टेंस तो वही जाएगा ना, जो इतना डिस्टेंस गया वही डिस्टेंस तो यहाँ भी जाएगा। तो 0 मीटर से 1 मीटर गया, तो डिस्टेंस यहाँ पे जितना जाएगा वो कितना होगा? ये 50 सेंटीमीटर गया तो ये 0.5 मीटर होगा। ओके, इसका रेशियो निकालो, 100 सेंटीमीटर 100 माइनस 0 बाई 50 माइनस 0, और इधर 1 माइनस 0 बाई 0.5 माइनस 0, 1 बाई 0.5, और इधर 100 बाई 50, क्या सेंटीमीटर बाई सेंटीमीटर, ये भी तो जाएगा, सेंटीमीटर सेंटीमीटर 2, और इधर मीटर बाई मीटर, ये पॉइंट क्या था 2, मीटर से मीटर की 2। क्या रेशियो सेम आ रहा है कि नहीं? अगर सेम टेम्परेचर पे सेम मरकरी ऐसे राइज कर रहा है, तो क्या रेशियो सेम आ रहा है या नहीं? इसी के हेल्प से अभी हम लोग फ़ारेनहाइट और सेल्सियस के बीच का रिलेशनशिप निकालेंगे। ओके, देखते हैं। देखो, ये है सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, 100 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, ठीक है।
और ये है फ़ारेनहाइट, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर और 212 डिग्री फ़ारेनहाइट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। ये है, इसमें भी डाले मरकरी, इसमें भी डाले मरकरी, ओके। और इसको एक ही जगह पे, जहां पे एक कप में या फिर एक धूप में कहीं भी रख दिए जहां पे टेम्परेचर बराबर है। ये नहीं कि इसको डाल दिए एक ठंडा सा कप में और इसको डाल दिए एक गर्म कप में, नहीं, दोनों को एक ही जगह पे टेम्परेचर में डालेंगे तभी तो मरकरी बराबर ऊपर जाएगा। तो मान लो यहाँ से मरकरी ऊपर बराबर गया, आई डोंट नो कितना गया, लेकिन कुछ गया, सी तक गया, ठीक है। तो यहाँ भी कुछ गया होगा, डिस्टेंस, जो डिस्टेंस है वो तो बराबर ही होगा, क्योंकि ये भी उतना ही गर्म है, ये भी उतना ही गर्म है, दोनों टेम्परेचर मेजरिंग स्केल है। तो ये यहाँ तक गया, तो ये क्या होगा, एफ। अब इसका रेशियो लेते हैं, ओके, इसका रेशियो लेते हैं 100 माइनस 0 बाय C माइनस 0 सेल्सियस इज इक्वल टू 212 माइनस 32 कितना होगा, 212 माइनस 32 बाई F माइनस 32, ओके। तो ये हो गया 100 बाई C, और ये कितना हो गया 180 बाई F माइनस 32, ओके। अब क्या करेंगे हम लोग, इस क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, या फिर यहीं पे काटते हैं ना, ये 0 से ये 0 गया, ये 2 5 जा 10, 2 9 जा 18, ओके। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 5 इंटू F माइनस 32 इज इक्वल टू 9C। तो C इज इक्वल टू 5 बाई 9 इंटू F माइनस 32। आगे रिलेशनशिप आगे की नहीं। इसी तरीके से हम लोग केल्विन और सेल्सियस स्केल में, केल्विन या फ़ारेनहाइट में बराबर करके रेशियो लेके निकाल सकते हैं। और अगर यही प्लस में ले जाना है तो C को इधर ले आओ, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो F इज इक्वल टू 9 बाई 5C प्लस 32 हो जाएगा। समझ में आया किसी की हम लोग, ओके। यही है, देखो ये रिलेशन जो है यही है, इधर ले गए तो प्लस, अगर C को इधर रखें, इसको उठा के इधर ले तो माइनस, ओके। दिस वाज ऑल अबाउट टेम्परेचर, अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट। अब हम लोग पढ़ेंगे अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट। कौन सा पेज नंबर था ये, 10, ठीक है। आज इतना ही रखते हैं, रिवाइज करके आना, कल फिर से इसको आगे बढ़ाएंगे और न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। थैंक यू।